हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी हिंदी टीजीटी, हिंदी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी और बाकी का जिन भी स्टेट्स के जो भी कैंडिडेट्स हो जो टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी डिफेंस की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी आती हो, तो उन सभी के लिए ये जो बुक है वो काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है। और इस बुक में मैं आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक सारी प्रैक्टिस करवाऊंगी। इसमें 35 चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर। जो 2023 का जो संस्करण है इसमें 35 चैप्टर है। तो मैं आपको 35 के 35 पूरे चैप्टर इस बुक के रिवाइज करवाऊंगी बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें जितने प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं, इसके जो प्रैक्टिस सेट है ना, हर प्रैक्टिस सेट में करीब 250 से 300 क्वेश्चंस दे रखे हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको लगवाऊंगी। तो इसके अलावा आपको कहीं से भी हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वीडियो 1 से लेकर वीडियो लास्ट तक सारी वीडियोस देख ली, अच्छे से समझ लिया, तो इसके अलावा आपको हिंदी कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी व्याकरण एंड लिटरेचर मतलब साहित्य दोनों ही मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगी। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वर्णमाला वो कंप्लीट हो चुका है थ्योरी। और अभी लास्ट 2 वीडियोस में मैंने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो है ये तीसरी वीडियो है। इसमें हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहे हैं जिसमें कि हम लास्ट वीडियो में हम 101 से लेके 115 तक के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम 116 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण की डेफिनेशन मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ड होता है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो भासे भट्टी है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116। सभी महाप्राण वर्डों का समूह है। सभी महाप्राण वर्डों का समूह है। बताइए मुझे सभी इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे के सारे वर्ड महाप्राण दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है उसमें सारे महाप्राण ही दे रखे हैं। खा, छा और ठा। खा, छा और ठा ये सभी महाप्राण के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है। इतने जो व्यंजन दे रखे हैं इसमें दे रखे हैं, इसमें कौन सा महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो जो ठा से ठठेरा है वो आपका महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि ये चौथे नंबर पे आता है। का, खा, टा, ठा का वर्ग में ये चौथे नंबर पे आता है। और महाप्राण की डेफिनेशन यही होती है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ड जो होता है वो महाप्राण कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चलते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड क्या कहलाता है। अभी जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वही डेफिनेशन यहाँ पे पूछ ली गई है क्वेश्चन में। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड क्या कहलाता है। तो महाप्राण कहलाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 119 जो है वो है महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं वो व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। तो दूसरे और चौथे से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूसरे और चौथे से संबंधित है। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5वें वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ड को कहा जाता है। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ड को क्या कहते हैं। दूसरे और चौथे वर्ड को क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 121 की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। मतलब ये है कि इसमें 4 दे रखे हैं ऑप्शन, चारों में से हमें ये बताना है इनमें से अशुद्ध कौन सा है। तो पहला है हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। हाँ, ये बात सही है कि हिंदी में जो ज्ञा का उच्चारण है वो परंपरा से भिन्न हो गया है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण कभी भी एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, विसर्ग कंठवर्ड है। राइट, जो विसर्ग है वो कंठवर्ड के अंतर्गत ही आता है। ऑप्शन नंबर डी, छा संयुक्त व्यंजन है। एब्सोल्युटली राइट। जो आपका छा से छतरी है वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। तो निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है। मतलब ये है कि ये जो इतने यहाँ पे वर्ड दे रखे हैं इनमें से जो वर्ड है वो कौन सा सही है। गा अघोष है। अघोष की डेफिनेशन क्या होती है बताइए। पहला और दूसरा वर्ड, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड अघोष कहलाता है। लेकिन जो गा से गमला है वो तो पहला है ही नहीं है, ना पहला है ना दूसरा है, वो तो तीसरा वर्ड है। तो ये क्या हो गया, गा जो है वो सघोष ध्वनि है ना कि अघोष ध्वनि है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है ना जो, वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो सा से सपेरा होता है वो ऊष्म ध्वनियों के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 की तरफ बढ़ते हैं। अघोष वर्ड कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है? अघोष वर्ड कौन सा है। बताइए इनमें से अघोष वर्ड कौन सा है। तो जो सा से सपेरा है ना वो अघोष वर्ड के अंतर्गत ही आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 क्या है? क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्न में अघोष वर्ड कौन सा है। निम्न में अघोष वर्ड कौन सा है। तो जो पा से पतंग है वो आपका अघोष वर्ड है। अघोष वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? पहला और दूसरा वर्ड, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड। ठीक है, अघोष कहलाता है। तो जो पा से पतंग है वो अघोष वर्ड है। निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है। निम्न में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि अघोष है।
तो जो चा से चम्मच है वो अघोष है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है। तो जो चा से चम्मच है वो पहला ही वर्ड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है। सेम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है। तो जो का से कबूतर है वो आपका अघोष के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो का वर्ग का पहला ही वो है वर्ड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 127 की तरफ आते हैं। निम्न में घोष वर्ड कौन सा है। निम्न में घोष वर्ड कौन सा है। तो घोष जो जा है वो कौन सा है, वो घोष वर्ड है। घोष और अघोष एक ही चीज होती है ना, नहीं सॉरी, घोष और सघोष एक ही चीज होती है। ठीक है, तो जो जा से जहाज है वो जो है वो आपका अघोष वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, निम्न में घोष वर्ड कौन सा है। निम्न में घोष वर्ड कौन सा है। तो जो जा से जहाज है वो आपका घोष वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सघोष वर्ड कौन सा है। निम्न में सघोष वर्ड कौन सा है। तो आपका जो बा से बकरी है वो सघोष वर्ड है। सघोष की डेफिनेशन क्या होती है और अघोष की डेफिनेशन क्या होती है, पता है ना आपको। हाँ, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 128 की तरफ बढ़ते हैं। सघोष वर्ड कौन सा है। सघोष वर्ड कौन सा है। सघोष और अघोष की डेफिनेशन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो जो सघोष वर्ड है वो बता दीजिए मुझे कि कौन सा है। तो जो बा से बकरी है वो सघोष वर्ड के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ चलते हैं। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है, विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे किसे कहा जाता है। तो अनुस्वार एवं विसर्ग, अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों को क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 131, हिंदी भाषा की कुल वर्ड लिपियां हैं कितनी है, 52 लिपियां हैं हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी ध्वनि की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है। क्या, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है उन्हें क्या कहते हैं। जिन्हें ना स्वर में गिना जाता है ना व्यंजन में गिना जाता है उन्हें जो है वो अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133, हिंदी वर्णमाला में छोटी अंक और बड़ी अंक को क्या कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में छोटी अंक और बड़ी अंक को क्या कहा जाता है। तो इन्हें हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह का दर्जा दिया गया है। इन्हें वर्णमाला में किसका दर्जा दिया गया, अयोगवाह का दर्जा दिया गया है। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। मतलब कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिन्हें हम यूज तो करते हैं लेकिन उन्हें हम स्वरों में नहीं गिनते हैं। तो जो अयोगवाह होते हैं ना, छोटी अंक और बड़ी अंक, उन्हें हम मतलब उनका समावेश नहीं करते हैं हम स्वरों में। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से हैं। तो जो छोटी अंग और बड़ी अंग है उन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाह वर्ड है। जो वाह वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, तो वो दंत ओष्ठ वर्ड है। मतलब वाह को बोलने के लिए दांत और ओठ दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे दंतोष्ठ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 137 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड सघोष महाप्राण व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऐसा है जो महाप्राण भी है और सघोष भी है। अब सघोष की डेफिनेशन क्या होती है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। तो तुम भी तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड सघोष महाप्राण व्यंजन है। तो जो झा है वो सघोष महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ चलते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने वाह प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। जो कामता प्रसाद गुरु हैं उन्होंने वाह प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। तो उन्होंने जो मतलब वाह प्रयत्न के अनुसार जो व्यंजनों के भेद माने हैं वो 2 भेद माने हैं। ठीक है, आप लोग बताएंगे कौन कौन से व्यंजनों के भेद माने हैं। ठीक है, स्वरों के भेद और व्यंजनों के भेद दोनों आप लोग मुझे बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है, कैसी ध्वनि है वह। तो उच्चारण की दृष्टि से जो वह ध्वनि है वो दंतोष्ठ है, मतलब दांत और ओठ दोनों का प्रयोग किया गया है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट 140 क्वेश्चन। 140वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि स्पर्श संघर्षी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनि स्पर्श संघर्षी कहलाती है। तो चा छा जा झा, चा छा जा झा जो है वो स्पर्श संघर्षी ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 141, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां ऐसी हैं जो दंतोष्ठ है, मतलब दांत और ओठ दोनों का प्रयोग किया जाता है उसके लिए। तो जो वासे वकील है ना, उसके लिए दांत और ओठ दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। हिंदी की स्पर्श ध्वनि के अंतर्गत भी आती है, घोष ध्वनि के अंतर्गत भी आती है और महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत भी आती है। ठीक है, तो कौन सी ध्वनि है, भाष्य भट्टी जो है वो इन तीनों में सूटेबल है। तो जो भाष्य भट्टी है ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 143 की तरफ चलते हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वह वर्ड का वैशिष्ट्य है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वह वर्ड का वैशिष्ट्य है, बताइए क्या है।
जो वा है दंतोष्ठ है, दांत और ओठ का प्रयोग किया जाता है, स्पर्श वर्णों के अंतर्गत भी आती है, अल्प प्राण भी है, घोष भी है और निरअनुनासिक भी है निरअनुनासिक की डेफिनेशन क्या है ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट 144वां क्वेश्चन क्या है? पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के 5 अधिकार स्वीकार किए गए हैं। वे 5 अधिकार बताइए कौन कौन से हैं? स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न एवं अनुप्रिया। स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न एवं अनुप्रदान। तो ये जो पांचों मतलब जो वर्ड है ना, वो पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के लिए प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? अब इसमें आपको अघोष और अल्पप्राण दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अघोष की डेफिनेशन क्या होती है? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। और अल्पप्राण की डेफिनेशन क्या होती है? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा। तो इसमें जो का और ता है वो दोनों के ही अंतर्गत सूटेबल है। का जो है वो अल्पप्राण भी है और अघोष भी है। सेम यही ता का है, ता जो है वो अघोष भी है और अल्पप्राण भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 पे आते हैं हम लोग। निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो का और ता जो है वो अघोष अल्पप्राण ध्वनि है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 146 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है? प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? जो प्रसन्नता शब्द है उसमें कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि है, संपूरक ध्वनि है, उपयुक्त में से कोई ध्वनि नहीं है या युग्मक ध्वनि है? कौन सी बताइए? तो प्रसन्नता जो शब्द है ना उसमें युग्मक ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि है। तो डा और ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये मूर्धन्य उच्चक्त ध्वनियां है, ये कथन बिल्कुल सही है। ये मूर्धन्य उच्चक्त ध्वनियां है, ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 148 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो अनुस्वार का सूचक मतलब पता है क्या है? जिसकी अनुस्वार सूचक का मतलब ये है कि जिसकी जगह पे हम वो जो मैंने बिंदी बताई थी ना, ऊपर बिंदी लगाते हैं, वो लगा सकते हैं। तो ये जो तीनों अणा होते हैं ना, अणा अंगा अया, वैसे इन्हें बोलते हैं अणा अंगा अया। ठीक है, तो या से यज्ञ जो है ना वो आपका अनुस्वार के अंतर्गत नहीं आता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पे। तो 149 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? का बताओ, का के विषय में क्या क्या सही है? का अल्पप्राण है, ये बात बिल्कुल सही है। का अघोष है, ये भी सही है क्योंकि अघोष में पहले और दूसरे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आता है। का स्पर्शी है, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि स्पर्शी 25 होते हैं और 25 में जो पहला है वो का ही है। का कंठ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 149 का जो ऑप्शन नंबर ए है ना तो सॉरी 149 क्वेश्चन का जो ए है ऑप्शन नंबर वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है सॉरी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पे। तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो मैंने बताया था ना, जो वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, जो 5 वर्ग है ना हमारे, उनका जो 5वां अक्षर होता है ना उसे अनुनासिक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, बताइए। ये आपका क्वेश्चन जो है वो हरियाणा टेट में पूछा है। तो शब्दकोश में जो सबसे पहले आने वाला शब्द है वो कौन सा है? वक्त है, वरक है, वक्र है या वर्ग है? तो जो वक्त है वो शब्दकोश में सबसे पहले आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 152 पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? तो वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, अगर हमें वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं है ना तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र, मध्य, पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154 पे हम आते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? तो जो छ का क्रम है वो आपका का से कबूतर के बाद आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ। वा का उच्चारण स्थान है, वा का उच्चारण स्थान है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष, दांत और ओठ। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। ये हम थोड़ा जल्दी जल्दी लगाएंगे एक्चुअली, है ना। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो जो ला से लट्टू होता है वो पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी कौन सा व्यंजन है? तो जो जा है वो इनमें से स्पर्श संघर्षी है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी होती है? तो जो वा से वकील होता है ना वो दंतोष्ठ ध्वनि होता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? वह ध्वनियाँ जो है वो कौन सी ध्वनियाँ कहलाती हैं? तो वे ध्वनियाँ जो है ना वो युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। 160 क्वेश्चन पे हम आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 160 है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? तो जो स्पर्श व्यंजन है ना सारे वो आपका
का, चा, पा और दा। का, चा, पा और दा समूह में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 161। 161 का क्या है? रा का विवरण है। रा का विवरण क्या है? जो रा है वो वत्स भी है, रा की आवाज़ वत्स से आती है। रा जो है वो एक लुंठित वर्ड भी है, और रा जो है वो सगोस वर्ड भी है। सगोस की डेफिनेशन क्या होती है? तीसरा, चौथा और पांचवा। और रा जो है वो अल्प प्राण भी है, क्योंकि तीसरा है, और अल्प प्राण की डेफिनेशन होती है पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड, प्रतीक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड, है ना। तो ये आपका जो है इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 पे हम चलते हैं। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि एवं अघोष और महाप्राण ध्वनियां हैं। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनियां हैं। कौन सी हैं बताइए? जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत भी आती हैं, जो कंठ ध्वनि के अंतर्गत भी आती हैं, जो अघोष भी हैं, और आपका जो महाप्राण भी है। तो जो खा है वो इन तीनों में मैच, इन चारों में मैच करती है। खा जो है वो स्पर्श ध्वनि भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। ठीक है, अघोष क्या होता है? अघोष होता है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। अघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ड अघोष कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पे। तो 163 क्वेश्चन क्या है हमारा? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो अंतस्थ और ऊष्म वर्ड टोटल मिला के कितने हैं? 8 हैं। कैसे? 4 तो अंतस्थ हो गए, या, रा, ला, वा, है ना, और 4 आपके ऊष्म हो गए, सा, सलगम, सा षटकोण, सा सपेरा और हा हा। चारों मिला के, 4 और 4 मिला के कितने हो गए? 8 हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 164 पे चलते हैं। तो काकल्य वर्ड कौन सा है? काकल्य वर्ड कौन सा है? तो जो हा से हल है ना, वो काकल्य वर्ड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक में पूछा गया है। इसमें भी हिंदी जो है काफ़ी अच्छी पूछी जाती है। तो काकल्य वर्ड कौन सा है? तो जो हा से हल है ना, वो काकल्य वर्ड कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी व्यंजन कौन सा है बताइए इसमें से? तो जो हा से हल है वो संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 166 में क्या है? इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ड ध्वनि नहीं है? इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ड ध्वनि नहीं है? तो मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि और दंतोष्ठ ध्वनि, ये तीनों जो ध्वनियाँ आती हैं तो देवनागरी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो पहली है ग्रीवा ध्वनि, ये जो है ये आपका देवनागरी के अंतर्गत नहीं आती है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 पे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। तो 167 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? जीवा की नोक पर ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रभाव को अवरुद्ध करती है। ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? जीवा की नोक मतलब जो हमारी जीभ का आगे का ये पतला सा हिस्सा होता है ना, ये दांतों की पंक्ति के सामने, मतलब दांतों की जो लाइन होती है उसके सामने ऊपर के हिस्से के संपर्क में आती है और वायु के प्रभाव को अवरुद्ध करती है। ऐसे उच्चारण स्थान को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वत्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वत्स कहते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो हम केवल 167 तक के ही क्वेश्चन करेंगे, और इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक दिन में अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप लोग को रिवाइज करने में भी प्रॉब्लम होगी और इतना समझ में भी नहीं आएगा। तो आज आप लोग यहाँ तक के सारे क्वेश्चन रिवाइज करिए। बाकी का जो अभी जो जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं कल वाली वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगी। कल की वीडियो में मतलब मैं फिनिश कर दूँगी ये सारे क्वेश्चन। फिर जो हमारी परसों की जो वीडियो होगी उसमें हम जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि अगर किसी को ऐसी वीडियो की ज़रूरत हो तो ये है कि वो उसको आराम से पढ़ सके। बाकी आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल की वीडियो में।